नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंडला और जबलपुर को सड़क विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मंडला ने 1261 करोड़ की 5 सड़क परियोजनाओं का केंद्रीय मंत्री ने शिलान्यास किया मंडला में, जबकि जबलपुर में 4,054 करोड़ की 8 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। मध्य प्रदेश को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने करोड़ों की सड़क परियोजना का तोहफा दिया। मंडला पहुंचे नितिन गडकरी ने 5 सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया। सड़क के निर्माण में 1261 करोड़ की लागत आएगी। अपने संबोधन में नितिन गडकरी ने विकास के लिए सड़कों के जाल को जरूरी बताया। आर्थिक शैक्षणिक दूसरे से पिछड़े हुए हैं, उनका विकास करना ये स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार और भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वहीं सीएम ने कहा कि अब एमपी में सड़कों का जाल बिछने लगा है। सीएम ने नर्मदा एक्सप्रेस वे जल्द तैयार होने की बात कही है। एक नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव माननीय गडकरी जी को मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। देखिए, नितिन गडकरी जी ऐसे मंत्री हैं जो कभी इनकार नहीं करते और कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकाल ही लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है नितिन जी ये सौगात भी आज हमको देंगे। वहीं जबलपुर में केंद्रीय मंत्री ने 4,054 करोड़ की 8 सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकास के कार्यों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं हुई। कितना सुंदर शहर है और नर्मदा के सानिध्य में आप सब लोगों इसको अच्छा बनाने के लिए आप लोगों ने भी संकल्प किया। भारत सरकार की ओर से मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरी मदद करेंगे। अच्छा एयरपोर्ट बन रहा है, अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रही है, अच्छे नेशनल हाईवे बन रहे हैं। जबकि सीएम जबलपुर के रिंग रोड की तारीफ करते हुए नजर आए और कहा कि इससे शहर का विकास तेजी से होगा। हमारा विकास केवल एक ओर सीमित रह जाता था। रिंग रोड से जबलपुर शहर का कंजेशन कम होगा, प्रदूषण का स्तर कम होगा, जिंदगी जीने के स्तर में सुधार होगा। इस रिंग रोड के कारण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और रक्षा क्षेत्र और नर्मदा नदी मैया के कारण शहर का पूर्व दक्षिण दिशा में विकास नहीं हो पा रहा था। अब उस विकास के नए द्वार ये रिंग रोड खोल देगा। केंद्रीय मंत्री ने प्रदूषण से शहर को मुक्त करने का भी मंत्र दिया। उनका कहना था कि विकास जरूरी है, लेकिन साथ ही जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण पर लगाम कसना भी जरूरी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हिंदू और हिंदुत्व को निशाना बनाने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सेंसर बोर्ड के तहत धार्मिक समिति फिल्मों का अध्ययन करेगी। शंकराचार्य के बयान का मंत्री विश्वास सारंग ने समर्थन भी किया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि हिंदू और हिंदुत्व पर निशाना साधने का काम फिल्मों के जरिए लंबे समय से हो रहा है। ऐसे में सेंसर बोर्ड की तर्ज पर धार्मिक समितियां फिल्मों का अध्ययन करेंगी। समिति गलत पाए जाने पर फिल्म मेकर को नोटिस भी भेजेगी। शंकराचार्य ने जल्द ही समिति के गठन की बात कही। हमने एक समिति का निर्माण किया है, जल्दी ही वो अपना कार्य आरंभ करेगी और उसका कार्य ये है कि जितने भी ये धारावाहिक टेलीविजन पर दिखाए जा रहे हैं और जितने भी फिल्में बन रही हैं, जैसे भारत सरकार का एक सेंसर बोर्ड है, पहले वहाँ पर फिल्म को दिखाया जाता है और फिर वो कहते हैं कि हाँ ये अनुमति है, तब वो जनता के बीच में प्रदर्शित होती है। उसी तरह से हम अपने धार्मिक जो हमारा बोर्ड हम बना रहे हैं उसका ये कार्य होगा। उनको दिखाने के लिए तो कोई आएगा नहीं, लेकिन हम स्वयं फिल्म को हमारा बोर्ड बैठ करके जो विशेषज्ञ हैं वो देखेंगे। उधर शंकराचार्य के बयान का मंत्री विश्वास सारंग ने समर्थन किया। ऐसे तत्वों को संरक्षण मिलेगा तो उनकी हौसला अफजाई होती है। मुख्य रूप से समाज को आगे आना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से खड़ा होना पड़ेगा। फिल्म का मकसद मनोरंजन है, ना कि किसी की भावनाओं से खिलवाड़। ऐसे में अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देना कहीं से तर्क संगत नहीं है। गुजरात में बीजेपी विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने में गुजरात का फॉर्मूला अपनाएगी। उधर कांग्रेस का कहना है कि जब भी बीजेपी को किसी को निपटाना होता है तो एक नया फॉर्मूला लेकर आ जाती है।
मध्य प्रदेश में भले विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन पार्टियों ने इसके लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी टिकट वितरण में गुजरात का फॉर्मूला लागू करेगी। बीजेपी नेता का कहना है कि पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। देखिए, परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए जहर हैं और इससे लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों में एकरूपता पहले भी रही है और आगे आने वाले समय में भी रहेगी। देखिए, ठीक बात है, कांग्रेस जैसा करती है वैसा ही दूसरों के बारे में सोचती है। तो कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी के पुत्र को निपटाने में लगे हैं, बाकी लोग कमलनाथ जी के पुत्र को निपटाने में लगे हैं और यही कांग्रेस की नीति है। वहीं कांग्रेस ने फॉर्मूले को निपटाने वाला करार दिया। सबसे ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में चला। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा दो मुही राजनीति करती है और सुविधा के अनुसार से राजनीति करती है। जब किसी को निपटाना हो तो अलग फार्मूला होता है, और खुद का स्वार्थ होता है तो अलग फार्मूला होता है। परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप कांग्रेस में लगते रहे हैं, और अगर एमपी में बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने 10% आरक्षण को तर्कसंगत माना है। उधर मामले की याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कोर्ट के फैसले के अध्ययन के बाद वो लार्जर बेंच में अपील करेंगे। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इस फैसले के खिलाफ एकता मंच ने हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकीलों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के अध्ययन के बाद बड़े बेंच में अपील की जाएगी। यह है कि जो विभिन्न याचिकाएं लगी थी, लगभग 70-80 याचिकाएं थी, उसमें हम लोग इंटरव्यून की हैसियत से थे और हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी चैलेंज नहीं की थी। हमारा जो उसमें कंटेंशन था कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है 10% है, इस आरक्षण के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कि इसमें जो 50% सीटें हैं यूआर की, उसमें से 10% एलोकेट होगा या इसको आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लागू किया है वो इलीगल है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा और सारे वर्ग SC ST OBC और इंक्लूडिंग यूआर के इसमें 10% के हकदार होंगे। ये हमारा मेन कंटेंशन था। क्योंकि अभी डिटेल्स ऑर्डर नहीं आया है, इस पॉइंट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है वो देखेंगे, और नहीं है तो फिर इसको लार्जर बेंच के लिए रेफर अपील की जाएगी। उधर सपाक्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हीरालाल त्रिवेदी का कहना है कि कोर्ट ने आखिरकार ये मान लिया है कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो सकता है। प्रथम दृष्टया तो ये फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो सकता है। चाहे उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए माना, लेकिन ये तो मान लिया है कि आर्थिक होना चाहिए। दूसरा, इसमें ये भी चीज आई है कि आरक्षण स्थायी नहीं है। ये भले ईडब्ल्यूएस के लिए आया है, लेकिन आरक्षण स्थायी फिर SC ST OBC के लिए भी नहीं होना चाहिए। 5 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना। आइए भोपाल का रुख कर देते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश गौरव सम्मान कार्यक्रम हो रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल और शिवराज कैबिनेट के कई मंत्री मंच पर मौजूद हैं। जय मध्य प्रदेश। हमारा मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश, और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और दरअसल इसी कसौटी पर मध्य प्रदेश ने भी अपने विकास के विभिन्न आयाम तय किए हैं। आदरणीय देवेश चचनू, दरअसल इन्हीं तमाम चीज़ों को रेखांकित करता हुआ आज का ये समारोह है। हम आदरणीय श्री विनोद कुमार जी से निवेदन करते हैं, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, वे आएँ और इस अवसर पर अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। आज के इस गरिमा में राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय
मुख्यमंत्री श्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, प्रदेश के जल संसाधन मंत्री आदरणीय श्री तुलसीराम जी सिलावट जी, जनजातीय एवं अनुसूचित जाति कल्याण की मंत्री माननीय सुश्री मीना सिंह जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय श्री विश्वास सारंग जी, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री सुरेश धाकर जी, सांसद माननीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, महापौर, उपस्थित मंचासीन सभी विधायकगण, अतिथिगण, यहाँ हमारे बीच उपस्थित सभी पुरस्कार ग्रहण करने वाले माननीय अतिथिगण। और अब बात सवाल जवाब की। जी हां, पन्ना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा एक स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं से न केवल बात की बल्कि उनके कई सवालों के जवाब भी दिए। हालांकि बीच बीच में छात्रों से भी कुछ सवाल उन्होंने पूछे भी। इस बातचीत के दौरान एक छात्र ने तो उनसे सीधे राजनीति का सवाल कर दिया और पूछा कि 2023 और 24 में होने वाले चुनाव को लेकर आपको स्ट्रेस नहीं होता। तो सांसद ने भी मजेदार जवाब देते हुए कहा कि आप लोगों को देखकर सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। इस दौरान एक छात्रा ने क्लास में सीसीटीवी लगवाने की जब मांग की तो वीडी शर्मा ने कलेक्टर को इसके सीधे निर्देश जारी कर दिए। हमारी परीक्षा जब होती थी, आप सुनना जरा, मैं बताऊंगा। तो मैं मेरे मामा के घर रहता था, तो मेरे मामा जी बड़े अच्छे वो रेलवे स्टेशन मास्टर थे। तो हम लोग कल परीक्षा है, तो हम लोग रात को लगे हुए पढ़ाई करने के लिए। तो वो कहते थे कि परीक्षा 1 साल बाद हो रही है, परीक्षा के दौरान स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसलिए जो साल भर हमने पढ़ाई की है, वर्ष भर, ये मेमोरी के अंदर आप रिमाइंड करिए। बस आप परीक्षा के दिन छोड़िए और हमारी किताबें बंद करा दीजिए। तो हमको बड़ा डर लगता था कि इन्होंने तो बंद करा दिया, कल गड़बड़ नहीं हो जाए, क्या करेंगे। तो वो कहते थे कि जो साल भर हमने पढ़ाई किया है उसको आप कंसंट्रेशन के साथ परीक्षा दीजिए, तो आपको अपने आप रिकॉल होता है। ये हड़बड़ी करने से, किताबें पलटने से बार बार इससे बहुत अच्छी मेमोरी नहीं बनती। इसलिए जिस दिन परीक्षा है उस दिन स्ट्रेस लेस रहना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जब इस बात को कहते हैं और आप लोग इसके लिए देश के अंदर प्रधानमंत्री सभी बच्चों से भी चर्चा करते हैं, राजनेताओं के साथ तो स्ट्रेस दिन भर है। मैं कल परसों रात को खबर भोपाल से, जहां एक पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी उद्योगपति अजय हरिनाथ सिंह पर आरोप है कि उन्होंने चुपके से पॉर्न एक्ट्रेस से शादी की और जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की। फिलहाल महिला निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि अजय सिंह एक जाने माने उद्योगपति हैं, जिनका बैंकिंग, रियल्टी, हॉस्पिटैलिटी, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स का व्यवसाय है। इधर मारपीट के बाद महिला ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। हालांकि इस पूरे मामले में पति का पक्ष आना भी बाकी है। मुझे हर वक्त ऐसे ही मारता पीटता रहता था। मेरे पास उसके भी सबूत हैं, वो सारी फोटोग्राफ्स मैंने सब भेज दी हैं। इसने उसके बाद जब कोविड में मैं को हमेशा ये बोल के कि रेड पड़ने वाली है, सब लेकर भागो, ये मुझे घर से बच्चों के साथ भगा देता था। और जब बाद में जाके मुझे पता लगा इसने मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टा, मेरे सारे फ़ोन सब हैक कर लिए हैं और फ़ोन मुझसे एक एक चीज़, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरा जेवर सब लेकर भाग गया है। अब मुझे ये कह रहा है कि अगर तूने मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो मैं तेरे भाइयों को अंदर करा